नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी हिंदी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी की अन्य गद्य विधाओं पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं, उनको एक जगह संकलित किया हुआ है। इस उद्देश्य के साथ कि यदि आपके एग्जाम में इन अन्य गद्य विधाओं के आधार पर विशेषताओं से संबंधित सवाल पूछा जाए या फिर अंतर की दृष्टि से सवाल पूछा जाए, तो आप आराम से उसको हल कर लेंगे। यदि आपने सिलेबस को देखा होगा, तो अन्य गद्य विधाओं का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। एमसीक्यू पैटर्न पर जो भी सवाल पूछे जाएंगे, इन गद्य विधाओं से भी पर्याप्त मात्रा में पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप सभी इन अन्य गद्य विधाओं को बहुत ही गंभीरता के साथ, सतर्कता के साथ पढ़ लेंगे। और मेंस के दृष्टिकोण से तो हमने इतना आप सभी को बता दिया है। यदि आपने उन प्रश्नों को पचा लिया होगा, अभ्यास कर लिया होगा, तो निश्चित तौर पर आपकी कलम चलती रहेगी। बस कोशिश करना रहेगा समय प्रबंधन का। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आज का जो वीडियो लेक्चर है वो एमसीक्यू पैटर्न पर और मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं पर टिप्पणी लिखिए या फिर विशेषताओं को लिखिए या अंतर स्पष्ट कीजिए सवाल आएगा, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहली जो विधा है वो है आत्मकथा। आत्मकथा से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आप लिखेंगे, आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण कलात्मक कौशल के साथ स्वयं लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। सामान्य तौर पर हम यही पढ़ते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, तो वो आत्मकथा कहलाती है। लेकिन लिखने का एक ढंग है। सामान्य तौर पर तो आप लिख लेंगे, लेकिन थोड़ी साहित्यिक ढंग से लिखेंगे, तो जो हमने यहाँ पर वाक्य प्रयोग किया है, उसी हिसाब से लिखेंगे। फिर आप आत्मकथा की परंपरा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि हिंदी में सबसे पहली आत्मकथा 18वीं शती के जैन कवि बनारसी दास द्वारा रचित अर्ध कथा मिलती है। कई जगहों पर बनारसी दास जैन भी लिखा रहता है। उनकी जो कथा है अर्ध कथा, अब वो सबसे पहली हिंदी की आत्मकथा या फिर पुरानी कहा जा सकता है, सबसे पुरानी आत्मकथा है, वो है अर्ध कथा। हिंदी के अनेक साहित्यकारों ने आत्मकथाएं लिखी। बाबू श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन, यशपाल, वियोगी हरि, पांडे बेचन शर्मा उग्र आदि ने आत्मकथाएं लिखी। साथ में जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग थे, खासतौर से महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि दूसरे भाषा से ज्यादा उनका कनेक्शन था या फिर उसमें उन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं, उनका भी हिंदी में अनुवाद प्रकाशित हुआ है। तो एक तरीके से आपने आत्मकथा के माध्यम से सबसे पहले उसकी परिभाषा दिया, इसके बाद उसकी परंपरा को बताया, फिर उसका कैसे विकास हुआ और फिर आपने उदाहरण दे दिया। यही 3-4 पॉइंट आपको हर एग्जाम में ध्यान में रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि कभी भी तैयारी पूरी नहीं होती है। अंतिम समय तक हमें अपने तैयारी में मॉडिफाई करते रहना चाहिए और जब सबसे बेस्ट आंसर तैयार हो जाए, तो उसको हूबहू जाकर एग्जाम में लिख देना चाहिए। हिंदी की प्रमुख आत्मकथाओं की बात करें, तो उदाहरण के तौर पर हमने 3 आत्मकथाओं की बात की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो एकदम से आपको 3.5 नंबर मिलना तय है। कई जगहों पर तो 4 में 4 भी मिल सकता है, अगर एकदम व्यवस्थित ढंग से इसी तरीके से लिख रहे हैं। अन्य गतिविधियों से संबंधित प्रश्नों में नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा। दूसरा प्रश्न है, जीवनी किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के साथ जब कोई अन्य लेखक लिखता है, तो उस कलात्मक रचना को जीवनी कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी लेखक द्वारा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का पूर्ण या आंशिक वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। नाभादास विरचित भक्तमाल, विठलनाथ द्वारा विरचित 84 वैष्णव की वार्ता एवं 252 वैष्णव की वार्ता
यहाँ पर आपको गोकुलनाथ आज जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर गोकुलनाथ आप लिख लेंगे। गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वर्षों की वार्ता और 252 वर्षों की वार्ता, क्योंकि यहाँ पर विठलनाथ इसलिए नहीं होगा कि विठलनाथ के जो बेटे थे गोकुलनाथ, उन्होंने ब्रज भाषा परक जीवनी लिखने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जीवनी लेखन हिंदी साहित्य में पहला प्रयास है। हालांकि ये सभी जीवनियां ब्रज भाषा में लिखी गई। इसके बाद बेणी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित मिलता है। हिंदी में जीवन चरित लिखने की विधिवत शुरुआत भारतेंदु काल से होती है। इसके बाद इस विधा की परंपरा ही चल पड़ी। उदाहरण के तौर पर कलम का सिपाही अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर शरदचंद्र की जीवनी, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा निराला की जीवनी। तो इस तरीके से आपने पूरा उदाहरण सहित अपने उत्तर को लिख दिया। आपने सबसे पहले जीवनी को परिभाषित किया, इसके बाद उसकी परंपरा के बारे में बतलाया। ठीक है, फिर इसका विकास कैसे हुआ, किस कालखंड से इसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में आपने बताया। फिर इसके बाद आपने उदाहरण दे दिया। तो जितने भी पॉइंट हैं, कई बार विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि क्या इसको पॉइंट वाइज लिखा जाए। आप देख रहे हैं कि हमने पैरा नहीं लिखा है, लेकिन सभी बातें इसमें आ गई। ठीक है, आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, रेखा चित्र किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। किसी व्यक्ति वस्तु या घटना का शब्दों के माध्यम से स्मृति पर आधारित तथ्यात्मक लेकिन साहित्यिक चित्रण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। जैसे चीजों को तो हम लोग भी याद करते हैं, जैसे एग्जाम हम देते हैं तो याद करते हैं, लेकिन क्या वो रेखा चित्र है? नहीं। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या किसी घटना के बारे में शब्दों के माध्यम से इस तरीके से चित्रण करते हैं कि जो भी निर्मिति होती है, ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई रेखा खींच रहा है। इसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति, दृश्य या वस्तु का चित्रण किया जाता है जिसकी स्मृति हमें प्रायः उद्वेलित करती है। रेखा चित्र उसी के ऊपर हम लिख सकते हैं जिसको लेकर आपके मन में बार बार विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आपने सुना होगा रामचंद्र शुक्ल की मूछें। तो तमाम चीजें, लेकिन ध्यान कहां पर गया है? मूछों पर गया है। तो उसका आप चित्रण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जो चीज हमें हमारी यादों में रहती है, हमें उद्वेलित करती है, उसी पर हम लिखना शुरू करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि उससे हमारा निकट संबंध रहा हो अथवा नहीं। महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि प्रमुख रेखा चित्रकार हैं। रेखा चित्र को एक दूसरा शब्द भी दिया जाता है, शब्द चित्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए एग्जाम में रेखा चित्र न पूछकर पूछ दिया जाए कि शब्द चित्र से क्या आशय है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यही सारी चीजें आपको लिखना है। उदाहरण भी आपको देना है। माधवी वर्मा स्मृति की रेखाएं, बनारसी दास चतुर्वेदी रेखा चित्र नाम से ही इनकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति। हो सकता है कि ये सभी उदाहरण आपके एग्जाम में एमसीक्यू पैटर्न पर भी आ जाए। अगला प्रश्न है, संस्मरण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। किसी महान व्यक्ति से संबंधित कुछ घटनाओं या तथ्यों को स्मृति के आधार पर जब कोई अन्य व्यक्ति रोचक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उस रचना को संस्मरण कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो रेखा चित्र हो या संस्मरण, दोनों में कॉमन शब्द क्या है? स्मृति। यानी कि कई बार आप देखते हैं कि संस्मरण और रेखा चित्र प्रधान रचनाओं में कंफ्यूजन हो जाता है और एग्जाम में तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन होता है। अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि स्मृति जो है वो कॉमन है, बाकी चीजें क्या है आप परिभाषा के अनुसार देख लें। किसी महान व्यक्ति से संबंधित कुछ घटनाओं या तथ्यों को स्मृति के आधार पर जब कोई अन्य व्यक्ति, संस्मरण में जब कोई अन्य व्यक्ति रोचक या कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उस रचना को संस्मरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष से संबंधित किसी संवेदनशील स्मृति को अंकित किया जाता है, यानी कि जो आपको प्रभावित किया, जिसे संस्मरण में लेखक बहुत कुछ अपने बारे में कहता चलता है। कई बार हमने देखा है कि अंतर नहीं स्पष्ट हो पाता है कि ये संस्मरण लिखा गया है या फिर आत्मकथा लिखी। ये भी कई बार होता है।
तो रचनाकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी रचना को कौन सा नाम देता है, संस्मरण बताता है या फिर आत्मकथा बतलाता है। संस्मरण लिखने वालों में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम प्रमुख है। अन्य नामों में देखें तो घनश्याम दास बिरला, श्रीमन नारायण अग्रवाल, भदंत आनंद, कौशल्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, ये पूरा एक ही नाम है, भदंत आनंद कौशल्यायन, फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। आप देख रहे हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी और बनारसी दास चतुर्वेदी, इन दोनों का नाम रेखाचित्र और संस्मरण दोनों में दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए माधवी वर्मा पथ के साथी, जिसमें इन्होंने अपने समकालीन रचनाकारों को याद करते हुए लिखा हुआ है। कम से कम 7 रचनाकार हैं इसमें। बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है संस्मरण। पंडित श्रीराम शर्मा वे कैसे जीते हैं, तो ये सभी संस्मरण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। रिपोर्टाज रिपोर्टाज फ्रेंच भाषा का शब्द है। यह वास्तव में पत्रकारिता से संबंधित एक नई विधा है। कई बार हम रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है, कई बार आप टेलीविजन भी देखते हैं तो वहां पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। कई बार हम पत्र पत्रिकाओं में भी रिपोर्ट को देखते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि साहित्य में जो रिपोर्टाज है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। हिंदी साहित्य में जो हम रिपोर्टाज बोलते हैं वो फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका संबंध किसे है, पत्रकारिता। यह घटना प्रधान रचना है, यानी कि रिपोर्ट भी उसी पर तैयार की जाती है जो कि घटना प्रधान। इसमें सत्य एवं कल्पना का सुखद समन्वय रहता है, अगर साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें। या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें, रिपोर्टाज उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें किसी आंखों देखी घटना का साहित्यिक शैली में कलात्मकता के साथ प्रभावशाली विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि घटना अपनी पूरी जीवंतता के साथ पाठक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है, यानी प्रकट हो जाती है। जैसे रेणु का ऋण जल धन जल, ये रिपोर्टाज है, ठीक है, 2 खंडों में बटा हुआ है और अलग अलग इसमें शीर्षक भी है। तो कुल मिलाकर रिपोर्टाज की परिभाषा को आपने देख लिया। इसके बाद उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, खासतौर से इसमें बताया गया कि ये आंखों देखी घटना पर आधारित होता है, जिसको लेखक कभी देखा रहता है और फिर उसको कलात्मकता के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। और उदाहरण यहाँ पर दिया गया रेणु का ऋण जल धन जल, जो रिपोर्टाज है। इसके अलावा आपको तूफानों के बीच अगर आ जाए तो उसको भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको रचना याद आ जाए, ठीक है। या फिर जो आपकी पसंदीदा कोई रचना हो, ठीक। यात्रा वृत्त किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा की गई यात्रा का कलात्मक एवं साहित्यिक ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है तो उस रचना को यात्रा वृत्त कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न स्थानों व व्यक्तियों के वर्णन के साथ साथ भावनाओं का भी निरूपण होता है रहता है। इस विधा का प्रारंभ राहुल साकृत्यायन के भूमक्कड़ शास्त्र से होता है। हिंदी के अनेक साहित्यकारों ने अपनी देश विदेश की यात्राओं के रोचक वर्णन लिखे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, भगवत शरण उपाध्याय, मोहन राकेश, अज्ञेय, कन्हैयालाल मिश्र, जेठ गोविंद दास, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने विदेशों की यात्राओं के रोचक वर्णन लिखे हैं। और समकालीन में भी आप देखेंगे कि जितने भी प्रोफेसर विदेशी यात्रा करते हैं, 1-2 किताबें लिख ही देते हैं। लेकिन अगर पहले के जमाने के दृष्टिकोण से देखें तो राहुल साकृत्यायन का यात्रा साहित्य उदाहरण के तौर पर है। तमाम उनके हैं, तिब्बत की मेरी तिब्बत यात्रा, इस टाइप से आप बता सकते हैं। अज्ञेय का भी इसमें नाम आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। अरे यायावर रहेगा यार, या फिर 1-2 रचनाएं, ठीक है। तो ये है यात्रा वृत्त। तो ये जितनी भी रचनाओं की हमने बात की, भले इनको हम अन्य गद्य विधाओं में रख रहे हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई ये एक तरीके से प्रमुख विधा है। मनुष्य यात्रा करता है तो उसको साहित्यिक या कलात्मक रूप में एक जगह संकलित करके लिख देता है, जिससे कि अगर कोई अगला व्यक्ति यात्रा करने जाए तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखे। इसी तरीके से रिपोर्टाज कि अगर रेणु ने ऋण जल धन जल लिखा तो बिहार जैसे राज्य में बाढ़ और सूखा की जो स्थिति रहती है उसके दस्तावेज के रूप में इसको देख सकते हैं। ये भी एकदम से
अनुभूत पर ही आधारित है। इसके बाद संस्मरण, ये भी एकदम व्यावहारिक जीवन में जो भी चीजें आपको याद आ रही हैं उसको साहित्यिक रूप आपने दिया, उस संस्मरण के अंतर्गत है। रेखा चित्र भी संस्मरण से बहुत ही माइनर इसमें अंतर है। हमने अपनी पुस्तक में अंतर वाले क्वेश्चंस को भी रखा हुआ है, आप लोगों ने जरूर उसको देखा होगा। इसके बाद है जीवनी। जीवनी सभी के ऊपर नहीं लिखी जा सकती, जिससे आप प्रभावित होते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, उसी के बारे में आप लिख सकते हैं। और आत्मकथा, तो इन सभी विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है, इसकी खास विशेषता यही है कि चीजों को ईमानदारी से रखना। पता चला कि वो घटना आपके जीवन में हुई ही नहीं, लेकिन आपने आत्मकथा में लिख दी, जिससे कि विवाद उत्पन्न हो जाए। तो तमाम आत्मकथाओं को आपने पढ़ा होगा, जिसमें कि ईमानदारी का जो लक्षण है वो दिखाई दिया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम इन्हें अन्य गद्य विधाओं के नाम से जानते थे, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये सभी अन्य गद्य विधाएं काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि इन 6 प्रश्नों में से 6 प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे वर्णनात्मक रूप में। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। उम्मीद हम करते हैं कि आपने ऑलरेडी इन विधाओं को अच्छे से पढ़ लिया होगा और समय रहते एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले एक बार सरसरी निगाह से जरूर देखें। हमारी कोशिश क्या है कि हमारे विद्यार्थी परीक्षा हॉल में अधिक से अधिक अंक लाएं और अच्छा परफॉर्मेंस करें, उनके ऊपर किसी भी तरीके का तनाव न हो। तो अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।